डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड सेम हिस्ट्री लेसन 6th और वीडियो संख्या 5th। पिछली जो वीडियो थी हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश को पढ़ रहे थे। खिलजी में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक आर्थिक सुधारों को हमने पढ़ा। आर्थिक सुधार ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साम्राज्य विस्तार को भी हमने पढ़ा। साम्राज्य विस्तार भी पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा था कि कैसे जो है तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन के द्वारा होती है। आखिर अंतिम जो शासक को यमुना में फेंक कर खिलजी वंश के। तो दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों में सबसे अधिक कार्यकाल अगर किसी वंश का था तो किसका था? सबसे अधिक कार्यकाल तुगलक वंश का रहा। 3 प्रमुख शासक गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक रहे। इसके बाद कमज़ोर शासक आ जाते हैं। कुल मिलाकर सुल्तनत का विस्तार हुआ, समृद्धि हुई। तो इन सब को हम पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं उनका जो शासन है वो रहा 1320 से 25 तक। मूल नाम गाजी मलिक था, ये हम पढ़ के आए थे पिछली वीडियो में। तुगलक की उपाधि धारण की थी। इसलिए वंश का नाम भी तुगलक पड़ गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसकी सैनिक प्रतिभा स्थापित हो चुकी थी और इसी सैनिक प्रतिभा के बल पर उसने लाभ उठाकर अंतिम खिलजी शासक को चुनौती दी थी। इसमें सफलता मिलने पर वह अपना वंश स्थापित कर सका। दूर दराज के प्रदेशों में दिल्ली सल्तनत में प्रत्यक्ष शामिल करने की नीति को इसने प्राथमिकता दी। उसने वारंगल, गुजरात और बंगाल में विद्रोह को दबाने में सफल सैन्य अभियान किए। वारंगल और गुजरात के लिए वारंगल में तो उसके पुत्र जूना खां और बंगाल में उसने स्वयं नेतृत्व किया। वारंगल में उसके पुत्र जूना खां ने और बंगाल का नेतृत्व स्वयं जो है अभियान का उसने किया। शासक जब स्वयं जाता है अभियान पे तो सैनिकों का जो है हौसला बढ़ जाता है और कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी इसने किए। नरमी और उदारता के साथ कठोरता का भी परिचय दिया, साथ साथ सख्ती भी अपनाई। दोआब क्षेत्र में उसने मुकद्दम और खुतों के जो अधिकार छीने गए थे वो उनको वापस लौटा दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको छीन लिया था। उचित जमींदाराना शुल्क दिया गया। साथ ही उन्हें किसानों को अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया। किसानों को प्रोत्साहन दें, सही और बढ़िया खेती करें, अच्छी उपज बनाए। लगान भू राजस्व की दर भी सामान्य थी। उल्लेखनीय कि अलाउद्दीन के समय 1/2 थी, जबकि मुबारक शाह के समय 1/5 और उसके बाद इसके काल में चालू जो लगान दर थी उसमें केवल 1/10 की ही बढ़ोतरी की। बंगाल में तिरहुत विजय के बाद जो 1325 में वापस लौटा तो एक उत्सव उसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। उस उत्सव में लकड़ी का एक मंडप होता है, वो ध्वस्त हो जाता है और उसके नीचे दबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। बर्नी कहता है कि आकाशीय बिजली के कारण से ये गिरा, जबकि इब्न बतूता इसे जूना खां जो शहजादा उलुग खां का षड्यंत्र बताता है। पिता पुत्र में मधुर संबंध नहीं थे। फिर भी स्पष्ट कर पाना संभव नहीं है कि दुर्घटना थी या षड्यंत्र था। तो जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला जो शासक है वो इसका बेटा जूना खां बनता है।
पिता की साम्राज्य विस्तार सभी क्षेत्रों को प्रत्यक्ष और नियंत्रण में और विस्तार की नीति को आगे बढ़ाया। बर्नी के मतानुसार वह भारत में ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं था जो उसके नियंत्रण और आधिपत्य में ना हो। उसके शासनकाल में सल्तनत की सीमाएं भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंच गई। सीमाएं दक्षिणी छोर तक पहुंच गई, इतना विस्तार इसने किया। परंतु राज्य के इतने तेजी से विस्तार और अत्यधिक केंद्रीकरण ने अनेक नई समस्याओं को जन्म दिया। कुछ समस्याएं उपजी इस समय में इसके, और जिसके कारण से कुछ योजनाएं ये बनाता है। फिर ये योजनाएं प्रसिद्ध भी हैं, विवादास्पद भी हैं। कोई कुछ कहेगा इनके बारे में, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये कुल मिलाकर योजनाएं तो बहुत अच्छी थी और राज्य की जो आर्थिक ज़रूरत थी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाई थी। ये ठीक है कि उस समय के अनुकूल वो सेट नहीं बैठी वहाँ के हिसाब से, परंतु समकालीन इतिहास लेखकों बर्नी और इब्न बतूता ने आलोचना की। बर्नी और इब्न बतूता उसकी आलोचना करते हैं, उसकी योजनाओं की। उसके चरित्र को विरोधी गुणों का मिश्रण बताया है। उसको जहाँ उदार, विद्वान, न्यायप्रिय कहा तो साथ में ही उसको अन्यायी भी कहा, जिद्दी भी कहा, कठोर भी कहा। तो कई लोगों ने उसको पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह कहा। लेनपुल क्या लिखते हैं इस बारे में, इम्पोर्टेंट है लेनपुल का कथन, ये याद होना चाहिए आपको। लेनपुल, उसकी इच्छा वह कार्यप्रणाली अच्छी थी, कार्यप्रणाली अच्छी थी, परंतु संतुलन के अभाव में उसमें क्रोध व निराशा आ जाया करते थे। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी इस समय। एक विचार यह भी है कि वह अपनी योजनाओं को, अपनी कार्यशैली व अपने सहयोगियों को उचित सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में राज्य के विघटन के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। मुख्यतः यह तथाकथित सहयोगी वे लोग थे जो सत्ता का सुख भोग रहे थे और सुल्तान की धार्मिक और प्रशासनिक नीति पसंद उनको नहीं थी। अलाउद्दीन व गयासुद्दीन तुगलक की तरह मोहम्मद तुगलक ने प्रशासन के ऊंच पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता बनाया। गैर मुस्लिमों को भी सम्मान दिया, ऊंच पदों पर नियुक्त किया। हिंदू विद्वानों कवियों को संरक्षण दिया। स्वयं हिंदू उत्सव में भी भाग लेने लगा था। धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करता था। यह छवि सामान्य लोगों में तो अच्छी बनी, लेकिन कट्टरपंथी उलेमा वर्ग इसका विरोध करता था। तो कुल मिलाकर उसको इसी कारण से कुछ सहयोग नहीं मिला। इसके कारण से उन लोगों ने अपनी लेखन में भी इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। कुछ योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो योजनाएं थी, प्रमुख योजनाएं या प्रयोग थे, वो क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजधानी परिवर्तन, सत्ता प्राप्त इसने 1325 में हुई। तो सत्ता प्राप्त करने के बाद संवत 1327 ईस्वी में तो राजधानी जो है देवगिरी बनाने का निर्णय लेता है। काफ़ी तैयारी की। तैयारी क्या क्या की, मार्ग बनाए, मार्ग में सराय बनाई, विश्राम गृह जो होते सराय, इस सरायों में भोजन, पेयजल, पानी सबकी व्यवस्था की। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रख दिया। तो ये कुछ काम इसने किए।
इसमें सामान्य जन अमीर वर्ग तथा प्रशासन चलाने हेतु भवनों का निर्माण करवाया। भवनों का निर्माण कहाँ पर करवाया? देवगिरी में। और प्रशासन से जुड़े अमीरों, प्रमुख लोगों को, नौकरों को, दासों को, कर्मचारियों को, परिवार को, शाही परिवार को रवाना कर दिया दौलताबाद के लिए। बाद में सूफी और उलेमा को भी बुलावा दिया, उलेमा को भी भेजा। तो प्रश्न उठता है कि क्यों उसने ऐसा फैसला लिया कि राजधानी बदली जाए। पहला कारण तो बताया जाता है प्रशासन, कि राजधानी वो मध्य में चाहता था, क्योंकि जो साम्राज्य है वो दक्षिण तक पहुंच गया था। दूसरा कारण इब्न बतूता स्पष्ट करता है कि जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता। इब्न बतूता बताता है, लगता नहीं कि ये ठीक है, कि शासक जो दिल्ली के लोगों से दुखी था चिट्ठियों से, क्योंकि उसमें पत्थर जो डालते थे अशोभनीय भाषा लिखी होती थी, तो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ऐसा लगता नहीं कि इतना खर्चा किया होगा। थर्ड जो कारण है वो है सुरक्षित क्षेत्र पर राजधानी को लेकर जाने का, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण लगातार होते रहते थे। सुल्तान द्वारा दौलताबाद को राजधानी बनाने का उद्देश्य यह था कि साम्राज्य में शांति स्थापित हो जाए और प्रशासन उत्तर और दक्षिण का प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सके। साथ ही दक्षिण में सांस्कृतिक विकास भी करना चाहता था। परंतु उसके ये उद्देश्य पूरे नहीं हो सके। 1334-35 में महावर तमिलनाडु में एक बड़ा विद्रोह हुआ। प्लेग की बीमारी फैल गई बिदर में। विद्रोह नहीं दबा सका, स्वयं भी बीमार पड़ गया और मृत्यु की अफवाह फैल गई। दक्षिण में अनेक विद्रोह हुए, समस्त दक्षिण भारत उसके हाथ से निकल गया। सतीश चंद्र के अनुसार दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। उत्तर में विद्रोह और अशांति फैल गई। उल्लेखनीय है कि दिल्ली से दौलताबाद आए अधिकांश लोग नाखुश थे, वे दिल्ली को भूल नहीं पाए। तो आखिर में 1335-37 में पुनः दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया, लौटने की अनुमति दे दी, पुनः लौटने की अनुमति दे दी। योजना विफल रही, लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, प्रतिष्ठा में कमी आई। लेनपुल के अनुसार दौलताबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, लेनपुल के अनुसार दौलताबाद मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक था। नोट कर ले इसको, स्मारक था ये। खुरासान व कराची अभियान, कराची विजय, ये महत्वपूर्ण योजनाएं जो हम पढ़ रहे हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। यही महत्वाकांक्षा थी। मध्य एशिया का क्षेत्र था जहाँ से तुर्क और उनके लोग हमारे यहाँ आए थे। वहाँ पर शून्य की स्थिति बनी हुई थी, कोई शासन प्रशासन करने के लिए बढ़िया कोई शासक नहीं था। तो इसका लाभ ये उठाना चाह रहा था, क्योंकि इसके अंदर महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, सारे क्षेत्र को जीत कर उनका शासक बनना चाहता था। और साथ ही सिंध व पंजाब को, अगर उस इलाके पे इसकी जीत हो जाएगी, सिंध और पंजाब मंगोलों से सुरक्षित हो जाते। तो इसलिए इसने ये योजना बनाई। ईरान का राजकुमार भी उससे मिलने दिल्ली में आया हुआ था। उसने भी सुल्तान को बताया कि वह आसानी से खुरासान को जीत सकेगा। सलाह के बाद, ईरान के राजकुमार की सलाह के बाद लगा लो, सोचने लगा कि इसको विजय किया जाना चाहिए। और आखिर में वह योजना बना लेता है। 3,70,000 की सेना बना लेता है।
सिपाही होते हैं, और 1 वर्ष का वेतन भी दे देता है, 1 वर्ष का आगामी वेतन, एडवांस पे दे दी। राजपूत व मंगोल भी सेना में थे। कल्पना ही रह गई इसकी योजना, क्योंकि मध्य एशिया की स्थिति में काफी बदलाव आ गए थे एकदम। क्या थे ये बदलाव? मिस्र व ईरान के बीच में समझौता होने पर मिस्र व ईरान में समझौता हो गया और ईरान का ही फिर इसके ऊपर, खुरासान के ऊपर कब्जा हो जाता है। खुरासान योजना परित्याग के बाद तुगलक ने ऊपरी हिमालय क्षेत्र में कराचील पर अधिकार करने की योजना बनाई। अब कराचील जो था वो आपका है कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र हिमाचल में। चीन के प्रभाव में था ये, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण 10,000 सैनिक मारे गए और ये योजना अभियान भी उसका विफल हो जाता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक की खुरासान योजना अव्यवहारिक थी। यह सही है कि मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियों ने उसे प्रेरित किया, लेकिन इतने दूर दराज के क्षेत्र पर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं था। अगर उसको जीत भी लेता तो एक बड़ी कठिनाई का ही क्षेत्र होता है इसके लिए। मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन 1330 ईस्वी। 2 योजनाओं में जब असफल हो गया तो कोष की स्थिति बिगड़ गई थी, तो उसको उपाय सूझता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन करने की सोचा, तो वो एक योजना बनाता सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानी जाती है। पहले जब सत्ता में आया था तो उसने सोने चांदी के जो है आकर्षक बढ़िया जो है सिक्के जारी किए थे। तो जो अपनी सुंदरता और टकसाल की बनावट के कारण आकर्षक थे, उसने फैसला किया कि राज्य का अधिकतर सोना व चांदी जनता के पास है। जनता के पास अधिकतर जो है वो सिक्कों के रूप में जो है सोना चांदी है। तो यदि जनता को मुद्रा के रूप में कुछ विकल्प दे दिया जाए तो राजकोष में सोना व चांदी एकत्रित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। राजकोष में एक विकल्प देना पड़ेगा उसको। नहीं, ये जो योजना है, इसी तरह के सुधार वह ईरान व चीन के में बाद के शासकों द्वारा भी किए गए थे। ईरान और चीन में भी ऐसा हुआ था। नई सोच के अनुसार शासक ने तांबे के सिक्कों का मूल्य, तांबे के सिक्कों का मूल्य सोने चांदी के समान रख दिया। सोने चांदी के सिक्कों के बराबर रख दिया, समान रख दिया। लोगों को कहा गया कि वे प्रचलित मुद्रा राजकोष में दे दे और नई मुद्रा ले लें। प्रारंभ में वह कामयाब रहा, लेकिन एक बाद में बड़ी मात्रा में बड़े वर्ग द्वारा जो है नकली जो है मुद्रा बनाई गई, नकली ढाले गए सिक्के, मिलती जुलती। समाज में बनने वाले सिक्के टकसाल में बनने वाले सिक्कों से बहुत अधिक मिलते जुलते थे। आम व्यापारी और जो लोग थे अंतर नहीं कर पाए, इसके कारण विदेशी व्यापारियों ने मना कर दिया। वाणिज्य और व्यापार प्रभावित होने लगा। शीघ्र ही तांबे के सिक्कों की भरमार हो गई और मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। वह मुद्रा की जो साख है वो गिर जाती है। वस्तुतः नए सिक्के लोगों की निगाह में पत्थर व ठिकरों की तरह मूल्यहीन हो गए। इस स्थिति में आखिर में योजना को वापस ले लिया जाता है
और योजनाओं की तरह ये भी वापस हो जाती है। टकसाल से जारी सिक्कों के बदले सोने चांदी के सिक्के दिए गए, नकली सिक्कों को स्वीकार नहीं किया गया, फलतः लोग उन्हें महल के बाहर फेंक कर चले गए। बर्नी लिखता है, सरकार द्वारा स्वीकृत नकली सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर तुगलकाबाद किले के बाहर काफ़ी समय तक पड़ा रहा। तो कुल मिलाकर यह योजना भी काफ़ी असफल रही। बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ, छवि खराब हुई। अब आखिरी जो मुख्य योजना है वो है दो आप में कर वृद्धि की। दो आप में कर वृद्धि कैसे होती है? राज्य की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हो गई थी उपरोक्त योजनाओं के कारण से। तो प्रभावित तो क्या, खराब ही हो गई थी। लोकप्रियता कम हो गई थी। कोष को भरने के लिए, कोष को भरने हेतु सुल्तान ने दो आब का जो क्षेत्र था उसके भू राजस्व में इजाफा कर दिया। इजाफा मतलब बढ़ोतरी। बर्नी का कथन है कि उसने 1 से 10 अथवा 1 से 20 तक यह बढ़ोतरी की। बर्नी कहता है काफ़ी बढ़ोतरी की। इवन उदूता इसको 25% तक कहता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है उसने कुछ नए कर लगाए। और परंपरागत जो कर थे उनको भी कठोरता से, परंपरागत करों को कठोरता से वसूला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भू राजस्व वास्तविक उपज को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि अनुमानित उपज पर लगाया गया। अकाल की स्थिति में किसान के हालत और भी गंभीर हो गए क्योंकि कर तो उतना ही देना पड़ता था। तबाह हो गए कुल मिलाकर किसान। तो किसानों ने आखिर में विद्रोह करने की सोची। खेती बाड़ी व घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए और जंगलों में चले गए। सुल्तान ने स्थिति में कठोरता दमन की नीति को नहीं छोड़ा। घेर कर जंगलों में ही उनको मार डाला। इस तरह से दोआब का इतना उपजाऊ क्षेत्र तबाह हो जाता है। वास्तविक स्थिति का एहसास बाद में होता है सुल्तान को। राहत शिविर लगाए उसने फिर तो। किसानों को ऋण दिए बैल खरीदने के लिए, कुएं खोदने के लिए। इतना ही नहीं, उसने कृषि व फसल सुधार के लिए विशेष योजना बनाई और एक बड़ा विभाग ही इस चीज़ के लिए बना दिया। दीवाने कोई अमीर को ही कहेगा, दीवाने को ही कहेगा इसको। तो इसका लक्ष्य जो है था कि संपूर्ण जोत क्षेत्र को बढ़ाना है, बदलना है। संपूर्ण जोत क्षेत्र में इस क्षेत्र को बदलना है। 1 बीघा जमीन भी खाली न रहे, ये लक्ष्य रखा गया। सुल्तान ने भूमि की उपज क्षमता को बढ़ाने व इसके अनुरूप फसलें उगाने का आदेश दिया। बर्नी के अनुसार इस सुधार योजना में जौ के स्थान पर गेहूं के स्थान पर गन्ना और गन्ने वाली भूमि में अंगूर व खजूर की खेती करने का कहा गया। योजना को कार्यरूप देने के लिए 100 सिकदार नियुक्त किए। उन्हें सम्मान व घोड़े दिए गए। कृषकों को खेती विकास के लिए ऋण के लिए भारी रकम दी। 2 करोड़ टंका ऐसे ये राशि बताई जाती है। ये योजना भी विफल रही क्योंकि मोटी रकम खर्च के बाद भी दो आपका अधिकांश क्षेत्र कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। 3 वर्ष के प्रयासों से बंजर भूमि का 1000वां हिस्सा ही कृषि योग्य मुश्किल से नहीं बना। तो ये भी कुल मिलाकर इसकी योजना अनुभवहीनता, कुछ लोग इसको कहेंगे अनुभवहीनता, अधिकारियों की अनुभवहीनता और उनका भ्रष्ट आचरण जो है विफलता का कारण था। तो ये हमने योजनाएं पढ़ी, ये इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। कई बार पूछ लेता है मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में।
लिखिए 16 अंक में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगली वीडियो में हम योजनाओं का परिणाम देखेंगे, इन योजनाओं के क्या परिणाम रहे, और फिर हम इसमें अति लघु प्रश्नोत्तर और आपका मैथ वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे।